नमस्कार मित्रों, साथियों। उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एमआर चौधरी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सीखेंगे विलियन का क्लास 12th के इस पाठ का अगला कंसेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरी का नियम और राउल्ट के नियम के बारे में चर्चाएं की थी। हेनरी का नियम है साम्यावस्था में नियत ताप पर किसी द्रव में घुली हुई गैस का आंशिक दाब विलियन में उपस्थित गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। हेनरी के नियम की बात करें तो वो इस प्रकार से था। हेनरी के अनुसार P प्रोपोर्शनल टू X, गैस का आंशिक दाब P और घुली हुई गैस का मूल अंश X। तो हमें इसको ऐसे लिखते थे P बराबर KH X। ये KH हेनरी नियतांक है। फिर हमने चर्चा की थी राउल्ट के नियम की। मित्रों, राउल्ट का नियम, हेनरी नियम 1803 में दिया गया, राउल्ट का नियम 1886 में दिया गया। और राउल्ट के नियम में यह बात बताई गई कि किसी विलयन में अवाष्पशील या वाष्पशील विलेय घुला हुआ हो तो राउल्ट का नियम लागू होता है। राउल्ट का नियम पर्टिकुलर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए लागू होता है और अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब उसमें घुले हुए विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है या विलेय के मूल अंश के समानुपाती होता है। यह था राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम यह था कि विलयन का वाष्प दाब उसमें घुले हुए या उसमें उपस्थित विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। या हम ऐसा लिखते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो P बराबर P0 इंटू एक्स। या P है विलयन का वाष्प दाब और P0 है शुद्ध विलायक या शुद्ध घटक का वाष्प दाब। मित्रों ध्यान देना, राउल्ट का नियम विलयनों के लिए है और वो विलयन किसके, वो द्रव द्रव विलयन हो या ठोस द्रव विलयन हो, ठीक है ना। और हेनरी का नियम गैसों के लिए है या कहें गैस प्लस द्रव विलयन के लिए है और ये ठोस प्लस द्रव या द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए है। हेनरी का नियम गैस की किसी विलायक में घुलनशीलता या विलेयता को स्पष्ट करता है, जबकि राउल्ट का नियम विलयन के और विलायक के वाष्प दाब को स्पष्ट करता है। ठीक है मित्रों, यदि हम दोनों नियमों के समीकरणों को देखें तो इनमें समानता प्रकट होती है, समानता स्पष्ट होती है। हम यदि इन दोनों नियमों की तुलना करें राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम की, तो मित्रों ये कहा जाता है कि जो राउल्ट का नियम है वह हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। क्या बोला मैं, ये बड़ी जोरदार बात है। राउल्ट का नियम या राउल्ट का नियम हेनरी नियम की, हेनरी के नियम या हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। अब वो विशेष स्थिति किस प्रकार है मित्रों, उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या लिखा मैंने, राउल्ट का नियम हेनरी नियम की एक विशेष स्थिति है। कैसे मित्रों, ध्यान देंगे, ध्यान क्या देंगे, ध्यान ये देंगे कि यहां कांस्टेंट के रूप में P0 है और यहां कांस्टेंट के रूप में KH है। माना कि ये दोनों कांस्टेंट P0 का मान KH के बराबर हो जाए तो क्या होगा। देखिएगा, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध घटक का वाष्प दाब हेनरी नियतांक के बराबर हो संख्यात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से, उस केस में यहां पर भी P प्रोपोर्शनल टू X है, यहां पर भी P प्रोपोर्शनल टू X है और यहां पर भी P प्रोपोर्शनल टू X है। तो दोनों एक ही हैं, केवल नियतांकों में फर्क है, केवल कांस्टेंट्स में डिफरेंस है, अंतर है। तब हम कह सकते हैं, तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि हेनरी का नियम ही राउल्ट का नियम है या राउल्ट का नियम ही हेनरी का नियम है। वाष्पशील घटक या गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके
आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ये हेनरी कहता है, और मोल अंश के समानुपाती होता है, ये राउल्ट कहता है। इसलिए हम कहेंगे मित्रों कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। तब हम ऐसा लिखते हैं P बराबर x। अब भले ही आप P0 लिखें और भले ही यहाँ KH लिखें, यदि दोनों का मान बराबर है तो। इसलिए कहा जाता है कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। ठीक है मित्रों, ये बात हमारे हो गई कंप्लीट। आपके समझ में आ गई होगी। इन गणितीय रूपों को देखें तो एक जैसे लगते हैं, फर्क केवल कांस्टेंट्स में है और वो क्लियर हो गया। मित्रों, अब एक बात और आती है कि राउल्ट का नियम और डाल्टन के नियम में क्या संबंध है। अभी हमने पढ़ा राउल्ट के नियम व डाल्टन के नियम, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम, आंशिक दाब के नियम में संबंध। मित्रों, इसकी चर्चा करें तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है मित्रों, साम्यावस्था में वाष्प प्रावस्था के संगठन की बात करें तो वाष्प प्रावस्था के संगठन का निर्धारण अवयव के आंशिक दाब से किया जा सकता है। मित्रों ध्यान देना, साम्य की स्थिति में विलयन की वाष्प प्रावस्था में विलयन में प्रेजेंट घटकों के संगठन का निर्धारण उनके आंशिक दाब से किया जा सकता है। यदि उनका आंशिक दाब हमें ज्ञात है तो हम बता सकते हैं कि विलयन के वाष्प प्रावस्था में कौन सा घटक अधिक है और कौन सा घटक कम है, या उनका अनुपात क्या है। यदि हमारे पास दो अलग अलग घटक है, एक अवयव फर्स्ट और दूसरा अवयव या घटक सेकंड, इनके वाष्प अवस्था में मूल अंश यदि y1 और y2 हो, इनके वाष्प अवस्था में मूल अंश इसका y1 और इसका y2, ये y इसलिए चूज किया, सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि यह ये वेपर है, वाष्प प्रावस्था है। ठीक है ना। या P0 नहीं है, यहां पर KH नहीं है। समझ रहे हैं। डाल्टन का नियम क्या कहता है, ध्यान देना मित्रों। डाल्टन के अनुसार यदि घटक एक अवयव का वाष्प दाब P1 और दूसरे वाले का P2 हो, ठीक है, तो डाल्टन महोदय ये कहते हैं कि P1 बराबर होगा y1 गुणा P कुल और P2 बराबर होगा y2 गुणा P कुल। ठीक है मित्रों, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम मूलतः पारिभाषिक अर्थ बोलें तो किसी मिश्रण में विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। और गैसीय विलयन या गैसीय मिश्रण लें तो किसी पात्र का विलयन मिश्रण का कुल वाष्प दाब या कुल दाब उस पात्र में मिश्रण में प्रेजेंट सभी क्रिया न करने वाली अक्रियाशील परस्पर नॉन रिएक्टिव गैसेज के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन का नियम है। लेकिन यह डाल्टन का नियम को हमने लिखा है इस रूप में, P1 बराबर y1 गुणा P कुल और P2 बराबर y2 गुणा P कुल। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं सामान्य रूप में, Pi बराबर yi और P टोटल या P कुल। अब यहाँ P कुल से मतलब विलयन का या मिश्रण का दाब है। मिश्रण कहे तो गैसीय भी हो सकता है, विलयन कहे तो फिर गैसीय विलयन की चर्चा कर सकते हैं, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है मित्रों, अब हम बात कर रहे थे संगठन ज्ञात करने की, तो हम y1 बराबर लिख सकते हैं। y1 बराबर हम क्या लिखेंगे, अब हमारा जो है P1 या P2 है उसके बटा P कुल कर ले, तो y1 बराबर हो जाएगा P कुल बटे P1 और y2 बराबर हो जाएगा y2 के लिए P टोटल बटे P2। ये y1 और y2 घटक 1 और घटक 2 के
मोल वाष्प प्रावस्था में मोल अंश। समझते हैं मित्रों? ठीक है। या हम कुल वाष्प दाब के स्थान पर यदि शुद्ध घटक का वाष्प दाब ले लें, क्या कहा मैंने? कुल वाष्प दाब के स्थान पर, कुल दाब के स्थान पर शुद्ध घटक का विलय का वाष्प दाब लें, तो राउल्ट के नियम की स्थिति पैदा हो जाती है। तब इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं मित्रों? इस प्रकार। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग अब हमें इसको लिखेंगे P1 बराबर Y1 P01 और P2 बराबर Y2 P02। ठीक है मित्रों? या P0 और 1 और P02 शुद्ध घटक का वाष्प दाब है। उस केस में हम लिख सकते हैं यहां Y1 बराबर क्या लिखेंगे? P1 बटे P01 और Y2 बराबर P2 बटे P02। अब इन दोनों चीजों को, दोनों तथ्यों को देखें। ये डाल्टन के नियम के अकॉर्डिंग है और वो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी ये समझ में आ रहा है कि राउल्ट और हेनरी का नियम दोनों एक दूसरे के समकक्ष या समतुल्य माने जा सकते हैं। ठीक है मित्रों? ये बात थी। हेनरी और राउल्ट का नियम की बात करें तो राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम और राउल्ट के नियम की बात करें तो ये भी एक दूसरे के समकक्ष समतुल्य है। ठीक है मित्रों? चलते हैं आगे। ये मिस चैलेनिस पार्ट है। अब हम राउल्ट के नियम से विलय के अणुभार की गणना करेंगे। राउल्ट के नियम से विलय का अणुभार, ये एक संख्यात्मक प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों? इस पर चर्चा करते हैं। राउल्ट के नियम से विलय का अणुभार ज्ञात करना। मित्रों, हमने ये पढ़ा था राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम था कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मूल अंश के समानुपाती होता है। P0 माइनस P बटे P0 बराबर होता है N बटे N प्लस कैपिटल N या X। ठीक है मित्रों? अब हम यहां यूं बात कर लें, यदि विलयन अति तनु हो, विलयन अति तनु हो, अति तनु कौन हो? विलयन। यदि विलयन अति तनु हो तो उस केस में हम क्या कहेंगे? विलयन अति तनु हो तो हम कहेंगे N इज वेरी वेरी लेस देन N। विलय बहुत कम मात्रा में उस विलयन में प्रेजेंट है या विलायक में घुला हुआ है, तब हम कह सकते हैं N प्लस N नियर अबाउट कैपिटल N, यानी इन दोनों का योग लगभग इसके बराबर होगा। क्यों होगा मित्रों? इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n है, इसका मान बहुत कम है, तो इसके जोड़ने से, योग करने से कोई फर्क नहीं आएगा। इस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्मॉल n बराबर होता है W बटे M, या हम लिख सकते हैं इसको NB तो WB बटे MB। इसी तरह से NA या कैपिटल N बराबर लिख सकते हैं कैपिटल W बाई कैपिटल M, या WA बाई MA, या WB विलायक और A B विलय और A विलायक है, B विलय और A विलायक है। इस केस में ये मान यहां रखें तो हमारे पास मान निकल कर आता है P0 माइनस P बटे P0 बराबर WB बटे MB डिवाइड बाई WA बटे MA, या ऐसे यूं लिखा जा सकता है WB बटे MB इंटू MA बटे WA। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम इसे यूं लिख सकते हैं MB बराबर यहां ले आते हैं तो हमारे पास जो रिलेशन निकल कर आता है वो हमारे पास बचेगा WB गुणा MA बटे MB इधर आ गया तो हमारे पास बचेगा WA, और ये वाला जो
पक्ष है लेफ्ट हैंड वाला वो उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा P0 बटे P0 माइनस P। अब हम इस रिलेशन के द्वारा, इस संबंध के द्वारा विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, और उनमें हमें क्या क्या आवश्यकता रहेगी। एक तो हमें पता रहेगा वाष्पदाब अवनमन, शुद्ध घटक का वाष्पदाब, विलायक का अणुभार, विलायक का भार, विलायक का अणुभार, ये अणुभार, ये भार, और ये विलेय का भार, द्रव्यमान जो घुला गया तब ज्ञात हो जाएगा विलेय का अणुभार। इस प्रकार हम राउल्ट के नियम से विलयन में उपस्थित विलेय का अणुभार, मोलिकुलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये भी एक मिसचेलेनियस कंसेप्ट था, वो आपके यहाँ क्लियर होता है। ऐसी एक बात और करता हूं, हमने पीछे हेनरी का नियम कब लागू होता है ये चर्चाएं की थी। आज हम सीखते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ कब लागू होता है, कैसे विलयनों पर लागू होता है। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के जो प्रश्न आते हैं वहाँ ये सवाल भी पूछा जाता है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के हो, चाहे मिस मेरिट 2023 के हो, चाहे सीयूईटी के हो, वगैरह वगैरह, फर्स्ट ग्रेड के हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के हो। केमिस्ट्री का जहाँ ये टॉपिक आता है वहाँ पूछते हैं राउल्ट्स का नियम कब लागू होता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो राउल्ट्स का नियम 3 परिस्थितियों में लागू होता है। कितनी परिस्थितियों मित्रों? 3 परिस्थितियां हैं, और वो 3 कौन कौन है? नंबर 1, पहली परिस्थिति है राउल्ट का नियम अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। अति तनु विलयनों पर लागू होता है। कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, विलय कम मात्रा में घुला हुआ होना चाहिए। दूसरा, राउल्ट के नियम की बात करें तो राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों पर लागू होता है। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों पर लागू होता है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी परिस्थिति है ऐसे विलेय जो विलायक में ना तो वियोजित होते हैं और ना संगुणित होते हैं, उन पर भी लागू होता है। या कह दूं विलेय के वियोजन अथवा संगुणन होने पर लागू नहीं होता है। संगुणन होने पर लागू नहीं होता है। तो कब लागू होता है? जब विलेय का संगुणन या वियोजन नहीं हो। संगुणन एसोसिएशन या वियोजन न हो तो ये लागू होता है। ठीक है मित्रों, समझ रहे हैं मेरी बात? ये भी एक सामान्य प्रश्न है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, परीक्षक की मनसा रहती पूछने। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगला। एक बहुत छोटा और सुंदर टॉपिक हमारे पास आया है निकल करके। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं? मित्रों ध्यान देने का, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयनों के प्रकार। राउल्ट के नियम के अनुसार विलयनों के प्रकार। मित्रों एक बहुत सामान्य कॉमन बात थी कि विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। ये हमने बहुत शुरू में चर्चा कर ली, क्योंकि विलयन में अवाष्पशील विलेय घुला हुआ रहता है, तो विलयन के ऊपर वाला कुछ आयतन उन अवाष्पशील विलेय कणों द्वारा घेर लिया जाता है, इसलिए वाष्पित हो सकने वाले विलायक के कणों की संख्या कम रह जाती है। क्लियर? इसलिए कम होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के प्रकार 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं उनके लिए चर्चा कर लेते हैं यहां। पहला प्रकार है आदर्श विलयन, और दूसरा प्रकार है नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल
सॉल्यूशन, और इनको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है मित्रों, अब इनके अर्थ के बारे में चर्चा करना। आदर्श विलयन किसे कहते हैं और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? बहुत सरल कंसेप्ट। या तो यूं कह लें कि जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श। या मैं यूं कहूं सही अर्थों में जाने तो वह विलयन या वे विलयन जो सांद्रता एवं तापमान के सभी परासों पर, तापमान के सभी परासों, परासों से मतलब है मानों, मापनों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो ध्यान देना, ऐसा विलयन जो सांद्रता, सभी सांद्रता है, न्यून सांद्रता हो, उच्च सांद्रता हो, सांद्रता कम हो या अधिक हो, तनु हो या कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो, और तापमान कोई सा भी तापमान हो, सभी परासों या मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। और दूसरे में जो नहीं करते हैं, जो तापमान और सांद्रता के सभी परासों पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करने वाले विलयनों को हम अनादर्श विलयन क्या कहेंगे मित्रों? अनादर्श विलयन। अब हम ये चर्चा करेंगे कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयनों के क्या क्या गुण हैं या क्या क्या लक्षण है, क्या क्या कैरेक्टर है। गुण क्या है, विशेषता क्या है, लक्षण क्या है, उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है मित्रों, आइएगा। पहला लक्षण, आदर्श विलयन के लक्षण। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, या ये राउल्ट के नियम का पालन करता है और वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। क्लियर हुआ? दूसरा, पहला लक्षण, राउल्ट के नियम का पालन। राउल्ट के नियम का पालन, मैं मित्रों उधर नहीं लिखूंगा, वो आपका काम है, ये आपका होमवर्क है, अभी साथ साथ मेरे लिखते रहिए। राउल्ट के नियम का पालन करते, वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। क्लियर हुआ? दूसरी बात, जब ऐसे विलयनों के लिए घटकों को आपस में मिलाते हैं, घटकों को आपस में मिलाते हैं, तो उनका एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच विलयन, मिश्रण, विलयन या मिश्रण, मिक्सचर का मान 0 होता है। यानी घटक को विलय को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ना तो ऊष्मा अवशोषित होती और ना ऊष्मा उत्सर्जित होती। विलय और विलायक को मिलाने से ऊष्मा में किसी प्रकार का, एंथैल्पी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता, ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित नहीं होती। तब हम क्या कहेंगे? वो आदर्श विलयन है। इसी तरह से तीसरी विशेषता है, घटकों को मिलाने पर विलयन जो प्राप्त हुआ, उस विलयन या डेल्टा वी मिक्सचर नो चेंज, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। 10 ml विलय 10 मिलीलीटर विलायक मिलाया, या 20 मिलीलीटर विलायक मिलाया, विलय 10 ml, विलायक 20 ml, दोनों का योग 30, योग के बराबर हुआ, तो डेल्टा वी कोई चेंज नहीं। मैं ये कह रहा हूं मित्रों कि हमने 10 मिलाया विलय, 20 मिलाया विलायक, टोटल हुआ 30। यदि 30 प्राप्त होता है विलयन तो कोई चेंज नहीं, 29 होता है या 31 होता है तो चेंज होता है, तब डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0 हो जाती। ठीक है ना? यहाँ विलय और विलाय को मिलाने पर परिणामी विलयन का आयतन दोनों के योग के बराबर है, तो डेल्टा वी 0 है, यानी मिश्रण के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है मित्रों, अगली बात, चौथी बात हम करते हैं कि ऐसे विलयनों में ये सब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ विलय के घटक ए और विलय के घटक बी के मध्य जो आकर्षण है वह बराबर होता है जब उन्हें मिलाया जाता है ए और बी के अणुओं के मध्य। यानी ए विलय के अणुओं के मध्य का आकर्षण
और विलेय के अणुओं के मध्य का आकर्षण बराबर होता है, तब उन दोनों को मिलाने पर प्राप्त विलयन या मिश्रण में जब ए और बी के अणु संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में भी अट्रैक्शन वही रहता है। अंतराणुक आकर्षण बल में कोई प्रबलता या कोई दुर्बलता नहीं आती, परिवर्तन नहीं होता मित्रों। ठीक बात समझ रहे हैं ना? इस केस में ऐसा होता है। ठीक, अगले वाले की बात करते हैं, फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। यहां बात करेंगे तो यहां इनके गुण होंगे नंबर 1, ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ठीक मित्रों, ये बात मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट का नियम ये कहता है मित्रों कि पी ए बराबर होता है एक्स ए गुणा पी जीरो ए, और पी बी बराबर होता है पी जीरो बी एक्स बी। ठीक है, जब मिक्सचर बनाएंगे, मिश्रण बनाएंगे, तो पी ए प्लस पी बी बराबर होना चाहिए पी इक्वल या पी एस, एस फॉर सॉल्यूशन। यदि ऐसा होता है तो राउल्ट के नियम का पालन होता है, तो राउल्ट के नियम का पालन होता है। लेकिन यहां हम बात करें अनादर्श विलयन की, तो या पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी इज नॉट इक्वल टू और पी एस इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। समझ रहे हैं? यहां पर राउल्ट के नियम का पालन होता है, तब हम कहेंगे पी ए बराबर पी जीरो ए एक्स ए, पी बी बराबर पी जीरो बी एक्स बी, और पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। शुद्ध घटकों का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है, तो राउल्ट का नियम लागू होता है। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, तब ये आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, अगली बात करें यहां पर दूसरा केस है, तो दूसरा लक्षण ये होगा कि अनादर्श विलयनों के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, और चौथा फिर वही बात, ए के बीच का आकर्षण बल और ए बी के बीच का आकर्षण बल बराबर नहीं होते। ए और ए के अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल, बी और बी विलय विलय अणुओं के मध्य का आकर्षण बल बराबर नहीं होता, और न ही ए एंड बी विलय और विलायक अणुओं के मध्य का आकर्षण बल बराबर होता है। ठीक है मित्रों, एक बार और यह जोड़ दूं, एक बात और जोड़ूं यहां, इन विलयनों के लिए डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है। इनके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग है, एंट्रोपी परिवर्तन है वो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि अनादर्श विलयन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, वो 0 से कम ही होता है। ठीक है मित्रों, या 0 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या मिश्रण का एंट्रोपी परिवर्तन अधिक होता है क्योंकि अस्त व्यवस्था बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, और यहाँ पर 0 से अधिक होना आवश्यक नहीं। क्यों? क्योंकि अनादर्श विलयन दो प्रकार के, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और एक राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। मित्रों, हम कारण जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये कारण जानते हैं कि ये ऐसा करते क्यों हैं। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन क्यों करते हैं और अनादर्श विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइएगा मित्रों, बात कुछ यूं है कि आदर्श विलयनों के लिए दो घटक आपस में मिलकर आदर्श विलयन बनाते हैं, उनमें विलेय और विलेय के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल और विलायक तथा विलायक के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल एक जैसा होता है। ठीक है, या मैं यूं कह दूं, अब विलेय और विलायक के मध्य का आकर्षण बल, या इसके लिए एक बहुत सुंदर नाम है मित्रों, और वो नाम है अन्योन्नय क्रिया। अन्योन्नय क्रिया, अन्योन्नय क्रिया। तो इस केस में
आदर्श विलयन के केस में विलय विलय के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, विलायक विलायक अणुओं के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, विलय प्लस विलायक के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, यानी कि अंतर अणु का आकर्षण बल सदैव समान होता है। क्लियर? जबकि दूसरे वाले केस में देखेंगे जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उस केस में विलय के कणों के मध्य आकर्षण या अन्योन्य क्रिया, विलायक के कणों के मध्य आकर्षण या अन्योन्य क्रिया, अथवा विलय को विलायक में मिलाने पर बने मिश्रण में विलय और विलायक के अणुओं के मध्य होने वाली आकर्षण अन्योन्य क्रिया सदैव समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो वो आदर्श विलयन कहलाते हैं और समान नहीं होती है। तो मित्रों ये बोल दूं मैं, अन्योन्य क्रिया भिन्न भिन्न होने के कारण ये अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुआ मित्रों? समझिएगा वंस अगेन कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां विलय विलय, विलायक विलायक, विलय एंड विलायक कणों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या अंतराणु का आकर्षण बल समान रहता है और अनादर्श में समान नहीं रहता। और आगे एक्सप्लेन करता हूं ये समान क्यों रहता है। ये समान है क्यों रहता है? क्योंकि इन विलय और विलायक के कणों की संरचना समान होती है, अणुओं का आकार समान होता है और अंतराणु का आकर्षण बल समान। मित्रों कारण को और डीपली एक्सप्लेन किया मैंने, समझिएगा। यहां अणु संरचना, आकार, 1 मिनट, और आकर्षण, ये तीनों चीजें, तीनों घटक, तीनों कारक समान होते हैं, इसलिए वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श होते हैं। और यहां समान नहीं होते, समान नहीं होते उसको बोलते हैं असमान, इसलिए ये अनादर्श है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों? ठीक है मित्रों, अब हम राउल्ट के नियम का पालन न करने वाले यानी अनादर्श विलयनों के 2 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँ कि आदर्श विलयन है वो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं और उनका किस प्रकार का जो ग्राफ आलेख प्राप्त होता है उसको चर्चा कर लेते हैं। चलिएगा आदर्श कर लेते हैं। आदर्श विलयन का प्रदर्शन या ग्राफ, ये प्रदर्शन इसको बोले, तो वो किस प्रकार किया जाता है उसको देखते हैं। इसको इस प्रकार देखते हैं तो ये माना कि एक आलेख है, इसमें इस तरफ वेपर परिसर इस y एक्सिस पर वाष्प दाब लेते हैं, या माना कि घटक B के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब Pb है और यहाँ घटक A के लिए शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0A, ठीक है। इस x एक्सिस पर हम घटकों के मूल अंश मात्रा लेते हैं, यहाँ XA 1 है और B का मूल अंश 0 है, क्योंकि XA और XB दोनों के मूल अंश का योग इकाई होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ XA प्लस XB 1, यदि ये 1 हो गया ये 0 हो जाएगा, और यहाँ हम लिखते हैं XB 1 मूल अंश और XA का मूल अंश है। तो इसके लिए ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा मित्रों, आदर्श विलयन के यह ग्राफ का प्रदर्शन होगा कि PA बराबर B0A गुणा साई A या XB, और यह प्राप्त होगा PB बराबर B0B साई B या XB। विलयन का वाष्प दाब यानी टोटल PA प्लस PB बराबर P सॉल्यूशन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आदर्श विलयन के लिए, राउल्ट के नियम का पालन करने वाले विलयनों के लिए यह इस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मित्रों? ये बात तो हमने अभी डिस्कस कर ली थी कि जब विलय और विलायक में अणुओं का आकार समान हो, उनकी संरचना समान हो, उनके कणों के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल
या अन्योन्य क्रिया समान हो, इसलिए वो आदर्श या राहुल के नियम का पालन करते हैं। हमारे पास इसके लिए एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, बेंजीन और टालून। बेंजीन और टालून का विलयन आदर्श विलयन होता है, राहुल के नियम का पालन करता है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है मित्रों एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोएथेन और एथिल क्लोराइड, क्लोरोएथेन। चौथा एग्जाम्पल है मित्रों हमारे पास में C2Cl6 और CCl यानी परक्लोरो, एथेन और परक्लोरोमेथेन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं घटकों की, अवयवों के जो आपस में मिलकर मिश्रित होकर के आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं, या इनके विलयन आदर्श होते हैं, या इनके विलयन सांद्रता और तापमान के सभी पराशों पर राउल के नियम का पालन करते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम अनादर्श विलयन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अनादर्श नॉन आइडियल सोल्यूशन। अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल के नियम का पालन नहीं करते, या मैं यूं कह दूं वह विलयन जो तापमान और सांद्रता की सभी पराशों पर राउल के नियम का पालन नहीं करता है, वह अनादर्श विलयन कहलाता है। इस केस में क्या कहेंगे मित्रों? इस केस में हम कहेंगे अनादर्श विलयन के लिए P इज नॉट इक्वल टू P0A XA। P बराबर नहीं होगा P0B और psi PA प्लस PB बराबर नहीं होगा P विलयन के या P कुल के। इस केस वाले सभी समस्त प्रकार के विलयन अनादर्श विलयन होते हैं। ये हमने डिस्कशन किया था। इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि इनके लिए डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा S ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है मित्रों, अब हम इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन मित्रों कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अनादर्श विलयन के दो प्रकार। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? लीजिए आपके सामने प्रश्न है। एक प्रकार है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। और दूसरा प्रकार है हमारे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। मित्रों ध्यान देना, अनादर्श विलयन वो है जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, सांद्रता और तापमान की समस्त परासों पर राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, जिनके वाष्प दाब का मान विलयन के वाष्प दाब का मान घटकों के वाष्प दाबों के योग से अधिक या कम होता है यानी बराबर नहीं होता है, जिनको मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है, जिनको मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होता है यानी घटकों के आयतन से विलयन का आयतन या तो कम या अधिक होता है। विलय विलय AA, विलायक विलायक BB के अणुओं के मध्य का अंतराणु का आकर्षण बल उनके मिश्रण से बने A and B अणुओं के मध्य के अंतराणु आकर्षण बल से या तो कम या अधिक होता है। ठीक है मित्रों, अब हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, तो वे विलयन जिनका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है, वे विलयन जिनका वाष्प दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब से अधिक होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं, और जिनका कम होता है वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। मेरा कहने का मंतव्य ये है PA is
ग्रेटर देन P0A XA। इसी तरह PB इज ग्रेटर देन P0B XB। और यहां पर XB ऋणात्मक विचलन के केस में PA लेस देन P0A XA एंड PB लेस देन P0B XA। मिक्सचर के लिए बात करें तो PS PA प्लस PP के योग से क्या होगा आप भूलिएगा, और यहाँ PS यानी P टोटल PA प्लस PP के योग से क्या होगा। कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं? यदि हाँ तो बोले, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा ये अधिक होता है और ये कम होता है। क्लियर? बात समझ रहे हैं ना? वे विलयन जिनका वाष्प दाब विलायकों के वाष्प दाब के योग से कम होता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। वे विलयन जिनका वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटकों के वाष्प दाब से अधिक होता है, वे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले वाष्प दाब विलयन कहलाते हैं। मित्रों वंस अगेन सिंपली समझें, व्यवहार में तो जिनका वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से योग से अधिक होता है यानी धनात्मक, और विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाबों के योग से कम होता है यानी ऋणात्मक। जिनका जिस विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योग से कम, वो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहलाते हैं। और जिनका अधिक होता है वो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, इन दोनों की तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो इन विलयनों के लक्षण की बात करें मित्रों तो इस प्रकार से होगा। इन विलयनों में डेल्टा नंबर डेल्टा H मिक्सिंग यानी घटक A और B को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होता है। धनात्मक से मतलब ये है कि ऊष्मा अवशोषित होती है, धनात्मक परिवर्तन होता है। सेकंड बात, डेल्टा V मिक्सिंग यानी घटक 1 और घटक 2 A और B को मिलाएंगे, उससे विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन प्राप्त होगा। उस विलयन के आयतन में घटकों के आयतन के योग से वृद्धि होगी। मेरा कहने का मतलब A 10 ml, B 5 ml, योग होता है 15, लेकिन जब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले हैं तो इनका आयतन 15 से अधिक होगा। 15 5 5 16 5 ठीक है मित्रों। अब अगली बात, इन विलयनों में ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि इनके लिए घटक A के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल, घटक B के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल और इन दोनों को मिलाने से बना विलयन A एंड B के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, तो ये वाला आकर्षण इनसे अधिक होता है, यानी शुद्ध घटक में आकर्षण ज्यादा होता है। और जब मिश्रित करते हैं, विलयन बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण कम हो जाता है, इसलिए आयतन बढ़ जाता है। आकर्षण घट जाता है इसलिए आयतन क्योंकि अणु दूर हो जाते हैं। तो मैं यूं भी कह दूं ना कि यहाँ अन्योन्य आकर्षण क्रिया है वो दुर्बल वीक होती है, और शुद्ध घटकों के मध्य अन्योन्य आकर्षण क्रिया स्ट्रांग प्रबल होती है। इसका विपरीत यहाँ होता है। यहाँ हम बात करें तो डेल्टा V डेल्टा H मिक्सिंग वह 0 से अधिक है या लेस देन 0, वह आयतन में वृद्धि होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा उत्पन्न होगी, यानी ऊष्मा क्षेपी परिवर्तन होता है। घटकों को मिलाने पर ताप में वृद्धि होती है। इसी तरह से नेक्स्ट, डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन लेस देन 0, यानी आयतन में कमी आती है। आयतन में क्या आएगी? कमी आएगी। क्यों आएगी? उसकी बात यहाँ करते हैं मित्रों। कईयों को ये बात अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो ध्यान दें, वो कंसंट्रेट हो जाए कि यहाँ पर A और B एंड B यानी शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल
जब दोनों मिलकर विलियन बनाते हैं तो बने विलियन में ए एंड बी के आकर्षण बल से क्या होता है, दुर्बल होता है। यानी यूं कह दूं, या विलियन का आकर्षण बल है वो ए एंड बी के बीच का आकर्षण बल प्रबल होता है। ठीक है मित्रों, बंध प्रबल बनने के कारण आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं, समझ गए। अगली बात करते हैं हम, या इन दोनों के कुछ विलियनों के मिक्सचर्स के एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ धनात्मक विचलन दर्शाने वाले मिश्रण या विलियनों के कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसीटोन व एथेनॉल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना होता है। वो क्या है, ये पूछा जाता है कि एसीटोन और एथेनॉल के मिश्रण का वाष्प दाब शुद्ध एथेनॉल या शुद्ध एसीटोन के वाष्प दाब से अधिक होता है, क्यों? ध्यान देना मित्रों, इसका कारण मित्रों आप सब लोग जानते हो कि एसीटोन को ऐसे लिखते हैं। अब इस केस में एसीटोन अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, ध्रुवीय अणु। और जब एथेनॉल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मित्रों, एथेनॉल C2H5 या हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है, वो कैसा है? बोलो, प्रबल है दुर्बल? बोलो ना। इन अणुओं के मध्य का आकर्षण बल है वो प्रबल है। और जब ये दोनों बनते हैं, दोनों मिलते का मतलब ये है कि ये एसीटोन और ये आपके एथेनॉल, अब इन दोनों के मध्य यहाँ जो आकर्षण बल है वो दुर्बल है। वो क्या है? दुर्बल है। ये वाले प्रबल है, यानी एसीटोन अणुओं के मध्य आकर्षण। मैं ये बात कर रहा हूँ ए एंड बी के मध्य का आकर्षण ए एंड बी के मध्य के आकर्षण से स्ट्रांग होता है, इसलिए इनके आयतन में वृद्धि हो जाती है, धनात्मक। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जाता है कि एसीटोन और एथेनॉल के मिश्रण का वाष्प दाब केवल एसीटोन या केवल एथेनॉल से अधिक होता है, क्यों? ठीक है मित्रों, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये अच्छा था, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। धनात्मक विचलन दर्शाने वाला दूसरा है हमारे पास में एथेनॉल और जल। तीसरा हमारे पास है ईथर। ईथर से मतलब है मित्रों डाई एथिल ईथर और एसीटोन। एक और ले लेते हैं। और चौथा हमारे पास बचेगा मित्रों कार्बन टेट्राक्लोराइड और फ्लोरोफॉर्म। एक और बोल सकते हैं एसीटोन और बेंजीन। ठीक है मित्रों, इसी तरह से दूसरे वालों की बात करते हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन वे होते हैं जिनमें विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब के योग से कम होता है। एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल है फिनोल और एनिलीन। यानी मैं यहाँ लिखूँ फिनोल प्लस एनिलीन का मिश्रण ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनादर्श विलयन होता है। क्यों होता है मित्रों? यहाँ कारण भी जाने। कारण ये है कि फिनोल अणुओं के मध्य इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और एनिलीन अणुओं के मध्य भी एनिलीन अणुओं के मध्य भी इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये तो अकेले अणुओं की बात है, लेकिन जब इन्हें आपस में मिक्स किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तब तो फिनोल अपना प्रोटॉन त्यागता है और एनिलीन पर के नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तब ऐसी स्थिति में फिनोल और नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन, अब यहाँ अंतर अणु का आकर्षण बल या हाइड्रोजन बल स्ट्रांग प्रबल हो जाता है। इसलिए मैं ये कह दूं कि यहाँ ए और बी की तुलना में ए एंड बी का अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है, यहाँ मित्रों वीक है और यहाँ स्ट्रांग है, इसलिए ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। वंस अगेन, फिनोल में प्रेजेंट हाइड्रोजन बंध और एनिलीन में प्रेजेंट हाइड्रोजन बंध की तुलना में फिनोल एंड एनिलीन के अणु के मध्य का हाइड्रोजन बंध वेरी स्ट्रांग होता है।
अगली बात करते हैं। तो हमारे पास और एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल और एनिलीन। सेकंड, एसिटिक अम्ल और पिरिडीन। ठीक है, एनिलीन भी ले सकते हैं, अम्ल और क्षार हो गया। इसी तरह से एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह से जल और नाइट्रिक अम्ल। इसी तरह से छठा हमारे पास है एथेनॉल और या मेथेनॉल, कुछ भी लें, एसिटिक अम्ल। कुल मिलाकर यहाँ एक अम्ल और एक क्षार या एक अम्ल प्रोटॉन दाता और एक प्रोटॉन ग्राही, इस प्रकार के दो घटक। मित्रों याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सवाल पूछा जाता है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो मिशन मेरिट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे कोई सी टेस्ट हो। उसमें पूछते हैं कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले निम्न में से कौन सा है। तो ऋणात्मक विचलन का एक फंडा है, क्या प्रोटॉन प्रदाता दाता देने वाला और प्रोटॉन ग्रहण करने वाले का मिश्रण है, तो वो हमेशा ऋणात्मक विचलन ही बनाता है। और यदि प्रकृति समान है तो वो आदर्श विलयन बनाता है, और यदि प्रकृति में अंतर है तो वो शुद्ध घटक में आकर्षण बल अधिक हो, मिश्रण में आकर्षण बल कम हो, ठीक है मित्रों। अब हम डिस्कस करते हैं धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में ग्राफीय प्रदर्शन में क्या अंतर है। ग्राफीय प्रदर्शन ध्यान देना। ठीक है मित्रों, ये शुद्ध घटक ए के लिए ये मूल अंश एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0 या एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1, ये B0B। अब राउल्ट के नियम का पालन करें तो इस प्रकार से होगा। राउल्ट के नियम का पालन करें तो इस प्रकार से होगा। ये B0A, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, ये मूल अंश। ध्यान दें मित्रों, ये एक्स ए बराबर 0 और ये एक्स बी एंड बी का मूल अंश 1। इधर वेपर प्रेशर है, इधर भी वेपर प्रेशर है। अब बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में क्या डिफरेंस होगा। ग्राफ ध्यान देना। ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ, ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होगा, इसके नीचे से। और धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त। ठीक है मित्रों, ये बात है धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का पैटर्न। ठीक है मित्रों, अब हम आगे चढ़ते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं और अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस पर मिश्रों स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण भी कहते हैं, एजियोट्रॉप भी कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिश्रण। स्थिर क्वथनांकी या स्थिर क्वाथी मिश्रण वे विलयन होते हैं जिनके घटकों का अनुपात द्रव एवं वाष्प अवस्था में समान रहता है। ऐसे विलयन या मिश्रण जिनके घटकों का अनुपात संघटन द्रव अवस्था में भी और वाष्प अवस्था में भी समान बना रहता है, उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण, उन्हें स्थिर क्वाथी। मित्रों, ऐसे विलयन जिनके घटकों का अनुपात द्रव अवस्था में भी और गर्म करने पर भाप या वाष्प अवस्था में उबालने पर समान बना रहता है, वो स्थिर क्वाथी मिश्रण या स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाते हैं। क्लियर हुआ? द्रव अवस्था में घटकों का संघटन, विलयन का संघटन, वाष्प अवस्था में विलयन का संघटन या घटकों का संघटन एक जैसा बना है। ठीक, इनका यानी घटकों का मिश्रण क्वथन
नियत ताप पर होता है। मिश्रण का उबलना, भाप बनना एक निश्चित टेम्परेचर पर होता है। भले ही घटकों के क्वथनांक अलग अलग हो, लेकिन उनके मिश्रण का क्वथन है वो नियत ताप पर। ध्यान देना मित्रों, घटकों का क्वथनांक अलग अलग है, लेकिन स्थिरक्वाथी मिश्रण बन गया तो अब उस मिश्रण का क्वथनांक वो नियत होता है। नेक्स्ट, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नियत होने से, डेफिनेट हो जाने से उनका प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण पॉसिबल नहीं। प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण संभव नहीं। ये मतलब दो प्रकार के कितने होते हैं? दो प्रकार। मैंने ये जो मेन बात थी वो आपसे डिस्कस करना था, वो ये है कि ऐसे मिश्रण की वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था, यानी जो विलयन के रूप में है या उबालने पर, उन दोनों में संघटन, क्या बोलूं बात में, संगठन, कंपोजिशन या घटकों का अनुपात दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, चाहे वो ठंडे हैं चाहे वो उबले हुए। ये हुआ प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण। एक नियत बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए नाम है स्थिर क्वाथी। क्वाथी यानी उबालना, स्थिर यानी नियत, मिश्रण यानी बॉइलिंग या मिक्सचर। दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार। बहुत सिंपल। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? ये हमारा पहले प्रकार का नाम है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी। उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी या क्वथनांक, आपको जो वर्ड मिलेंगे, और ये होते हैं न्यूनतम या निम्नतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथ भी कह सकते हैं और स्थिर क्वाथी भी कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, दोनों का अर्थ जान। उच्चतम क्वथनांक की वाले स्थिर क्वाथी है, ये राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, और ये वाले राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले होते हैं। यदि इनके वाष्प दाब की बात करें, क्या करें? वाष्प दाब की, तो इनका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब घटकों के वाष्प दाब से उच्च होता है, तो इन्हें यूं भी बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी या उत्तम वाष्प दाब वाले स्थिर क्वाथी। वाष्प दाब इनका उच्च होता है, वाष्प दाब इनका क्या होता है मित्रों? उच्च होता है। और इस केस में इनका वाष्प दाब न्यून होता है। क्या होता है? वाष्प दाब क्यों होता है मित्रों? कि जो उच्च ताप पर इसलिए उबलते हैं क्योंकि उनके अणुओं के मध्य आकर्षण प्रबल है। अणुओं के मध्य आकर्षण प्रबल होगा, अधिक ताप पर उबलेगा, तो उनसे बनने वाली वाष्प कम होगी और वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए क्वथनांक तो उच्च हो गया, वाष्प दाब न्यून। और इस केस में क्वथनांक न्यून हो गया और वाष्प दाब उच्च। ठीक है मित्रों, या इनके अणुओं के मध्य अंतराणु का आकर्षण बल दुर्बल होता है, इधर। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है, बहुत रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट एग्जाम है। HNO3 और H2, नाइट्रिक अम्ल 68% और जल 32%। इस संगठन वाला यदि मिश्रण बना लिया जाए तो अब इस मिश्रण का देखना, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का नॉर्मली क्वथनांक है वो 86 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ये जब विलयन बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, तो अब इसका क्वथनांक है 100 से अधिक 110.5, आधा डिग्री बढ़ जाता है। और सेकंड केस में हम देखते हैं एथेनॉल C2H5OH 95.5% और जल 4.5%, जो हमें सीरे से या एथेनॉल निर्माण में प्राप्त होता है स्थिर क्वाथ, इस अनुपात में होता है तब। अब मित्रों यहाँ ध्यान देना, एथेनॉल का जो क्वथनांक है वो
वो 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का क्वथनांक तो अभी हम जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ये जब दोनों मिक्सर के रूप में, मिश्रण के रूप में, तो अब इनका क्वथनांक 99.5 डिग्री यानी 100 से कम। दोनों पास पास में मित्रों, ध्यान देना। जो उच्चतम क्वथनांक है उसका क्वथनांक शुद्ध घटकों के क्वथनांक में अधिकतम वाला, शुद्ध घटकों के क्वथनांक में अधिकतम वाला 100 वाला जल से भी ज्यादा 100.5 और न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर पाती में मिश्रण या विलीन का क्वथनांक न्यूनतम वाला 78.3 से भी कम 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ रहे मित्रों? इसलिए इनका नाम है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर पाती और निम्नतम क्वथनांक वाले स्थिर पाती। उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर पाती का वाष्प दाब कम होता है और निम्नतम क्वथनांक वाले स्थिर पाती मिश्रण का वाष्प दाब कम उच्च होता है, कारण उनके अणुओं के मध्य या आकर्षण दुर्बल और या आकर्षण प्रबल। इस प्रकार हमारा आज का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट या शुभ रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर